नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे? हम अध्ययन कर रहे थे इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। हम भारतीय राज व्यवस्था का, ये हमारी एक सीरीज होने वाली थी। इस सीरीज में अभी तक हमने एक चैप्टर है वो ख़त्म कर लिया है, और वो जो पहला चैप्टर हमने ख़त्म किया है उसमें हमने कुछ बेसिक शब्द थे उनके बारे में बात करी थी। ये बेसिक शब्द थे वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द थे, उनके बारे में चर्चा करी है। उसके बाद में हमने क्या चीज़ें देखी, उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर पहला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसको प्रारंभ किया था। अब हमारा जो पहला चैप्टर है उसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर है वो ख़त्म किए हैं, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बात करी है। साथ ही साथ में ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके बारे में बात करी हमने। एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ना 1781 का, इसके बारे में बात करिए। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके बारे में बात करिए। अब हम आज यहाँ से आगे वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 1786 का जो एक्ट है 1786 का, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में 1793 का ये जो अधिनियम है चार्टर्ड एक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। 1813 का ये अधिनियम है, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी जो भी अधिनियम आगे बचेंगे उन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1786 के अधिनियम के बारे में। 1786 के अधिनियम के बारे में मैं देखो फिर से बता रहा हूँ, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो अगर, तो यूपीएससी अगर इनसे क्वेश्चन पूछेगी, अगर पॉलिटी से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगी, तो उसका जो मेन फोकस होने वाला है वो प्रोविज़न के बेस पर होने वाला था। ऐसे प्रोविज़न का पूछेगी, ये प्रोविज़न कौन से अधिनियम का प्रोविज़न है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बेसिक भी नहीं रहना है, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, बट आपको इतनी चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा प्रोविज़न है वो कौन से अधिनियम का है। हिस्ट्री से मैच भी कर सकता है यूपीएससी, कोई इवेंट वगैरह है वो मैच भी किया जा सकता है, किसी गवर्नर को मैच करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा क्योंकि ये हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है, आप स्पेक्ट्रम में इसके बारे में देखते हो भी हो डिटेल में, तो ये भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो इस दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान में रखना है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, तो आपको मेन फोकस होना है कि मैं हमारा है ना, अगर यूपीएससी के प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। मेन फोकस तो वही है, हमें हमारा सिलेक्शन लेना है, वही हमारा मेन फोकस है। ठीक है, तो हम इस दृष्टिकोण से ही इस पूरा अध्ययन करेंगे, पूरी सीरीज खत्म करेंगे, वो ऐसे ही पढ़ेंगे। तो हमारा पहला कौन सा अधिनियम है आज के दिन का? आज के दिन का जो पहला अधिनियम है वो 1786 का अधिनियम। अब ये अधिनियम क्यों लाया गया था? ये अधिनियम लाया गया था किसके कारण? नाम बताओ इस व्यक्ति का, क्या नाम है भाई? इस व्यक्ति का नाम है कॉर्नवालिस। क्या नाम है? कॉर्नवालिस। साथ साथ में नाम याद रखना है। किसके कारण 1786 का अधिनियम लाया गया था? कॉर्नवालिस के कारण। कौन था ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्यों लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के कारण में? ये शख्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था उस टाइम में। क्यों महत्वपूर्ण था? इसने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म किए थे। तो इसको बोला गया कि आप है ना, ये बन जाओ, बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाओ। उस टाइम में बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, भारत का गवर्नर जनरल नहीं था उस टाइम में। भारत का गवर्नर जनरल कब बनता है? 1833 में बनता है। और ये 1773 का अधिनियम आया था ना, वहाँ से स्टार्ट हुआ था बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल जी कहाँ का? बंगाल का। तो ये पद स्टार्ट हुआ था बंगाल का गवर्नर जनरल, BBG, ऐसे याद रखना, BGG, बंगाल का गवर्नर जनरल। कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये 1773 से स्टार्ट हुआ। हम किसकी बात करें? हम 1786 के अधिनियम के बारे में बात करें। तो ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनको बोला गया कि आप है ना बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाओ। तो इन्होंने 2 शर्तें रखी कि अगर मेरी 2 शर्तें मानी जाती है तो ही जाके मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बनूंगा, नहीं तो मैं बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बनूंगा। तो इनकी 2 शर्तें क्या थी? इनकी जो पहली शर्त थी 1786 का एक्ट, इन्होंने 2 शर्तें रखी। 2 शर्तें रखी। कौन कौन सी 2 शर्तें रखी? पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी कि भाई मेरे को है काउंसिल का निर्णय नहीं मानूंगा। आपको पता है उस टाइम में एक काउंसिल बनी थी। अभी काउंसिल थी ना, वो गवर्नर को निर्णय देती थी, गवर्नर को आदेश देती थी कि आप इस प्रकार का काम करो, ये करोगे, वो करोगे। ये सारी चीज़ें कौन बोलता था? ये काउंसिल बोला करती थी। तो इन्होंने क्या बोला कॉर्नवालिस ने कि ये जो काउंसिल है ये बार बार निर्णय देती रहती है, आदेश देती रहती है, मैं इसके नियमों का पालन नहीं करूँगा। तो पहली शर्त क्या थी कॉर्नवालिस की? कि मैं काउंसिल के निर्णयों का पालन नहीं करूँगा। तो इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। तो पहली शर्त क्या थी, या पहला प्रावधान क्या था 1786 का? तो 1786 के अधिनियम की पहला जो प्रावधान था वो है कि
गवर्नर जनरल है वो काउंसिल के नियमों को नहीं मानेगा। गवर्नर जनरल है वो काउंसिल के नियमों का पालन नहीं करेगा। गवर्नर जनरल काउंसिल के नियमों का पालन नहीं करेगा, ये पहला प्रावधान था। वो आपकी जो लक्ष्मीकांत है उसमें ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। वहीं से हम पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत से, बट थोड़ा सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नर जनरल है वो काउंसिल के नियमों का पालन नहीं करेगा। ये किसका था प्रावधान? ये 1786 के अधिनियम का था। यही कॉर्नवालिस की शर्त थी और कॉर्नवालिस की शर्त के अकॉर्डिंग ही इसे मान लिया गया था। दूसरी शर्त क्या थी कॉर्नवालिस की? दूसरी शर्त थी ये, क्या थी? कमांडर इन चीफ। ये एक पद था कमांडर ऑफ चीफ का। कमांडर इन चीफ जो पूरी सेना वगैरह होती है उससे देख रेख करने के लिए एक कमांडर हुआ करता था। तो ये जो पद था कमांडर इन चीफ का, तो कॉर्नवालिस ने कहा कि ये जो कमांडर इन चीफ का जो पद होता है, जो सेनापति का पद है, वो मुझे दो। मुझे मतलब गवर्नर जनरल को दिया जाए, जी को दिया जाए। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल भी बन गया और ये कमांडर इन चीफ भी बन गया। तो कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें, हालांकि बहुत सारी शर्तें रखी थी, बट 2 शर्तों को एक्सेप्ट किया गया। तो कौन कौन सी 2 शर्तें एक्सेप्ट की गई? एक तो मैं काउंसिल के जो नियम होते हैं उनको नहीं मानूंगा, यानी काउंसिल है वो मुझे आदेश नहीं देगी। पहला शर्त यही थी, तो इसे एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी शर्त क्या थी? कमांडर इन चीफ का जो पद है वो गवर्नर जनरल को दिया जाए, यानी कि कॉर्नवालिस को दिया जाए। तो इन दोनों शर्तों को एक्सेप्ट कर लिया था। तो ये था पूरा नियम, समझ में आ गया। हम बात करें 1786 के अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1786 का जो हमारा अधिनियम है उसमें हमने 2 विशेषताएं देखी। कौन कौन सी 2 विशेषताएं? पहली विशेषता हमने देखी, गवर्नर जनरल है वो काउंसिल के नियमों को नहीं मानेगा। दूसरी विशेषता कौन सी है? कि कमांडर इन चीफ का पद है वो गवर्नर जनरल को दिया गया। ये 2 विशेषताएं थी, आपको समझ में आएगी। लक्ष्मीकांत में कहाँ लिखा है? लक्ष्मीकांत में मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1786 का अधिनियम। कहाँ रहा? ये रहा 1786 का अधिनियम है। एक बार पेन ले लेते हैं फिर से। ये यहाँ पे लिखा हुआ 1786 का अधिनियम है, ठीक है। ये अधिनियम है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2 शर्तें रखी थी। वो शर्तें क्या क्या थी? पहला, विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों का अभिभावी या मानने का अधिकार, यानी कि वो जो काउंसिल के नियम होते हैं उसको नहीं मानने का पहली शर्त थी। इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। दूसरी इनकी शर्त क्या थी? सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी उन्हें दिया जाए। इन्होंने 2 शर्तें रखी थी और ये 2 शर्तों को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये कौन सा अधिनियम था? ये 1786 का अधिनियम था। बस सिंपल सी बात है, याद रह जाएगी पॉइंट। याद रही तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में जो आगे का अधिनियम आता है वो आता है 1793 का चार्टर एक्ट। कौन सा आता है? 1793 का चार्टर एक्ट आता है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या कहता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर अधिनियम। अब क्या कहता है 1793 का चार्टर अधिनियम? तो इस अधिनियम का सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे कि ये अधिनियम क्यों लाया गया था। कोई भी अधिनियम आता है तो उसके पीछे कोई तो कोई कारण होता है, तभी वो अधिनियम लाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं 1793 के चार्टर अधिनियम की, 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा। जैसे अभी हमने बात करी थी 1786 का जो अधिनियम लाया गया था वो कॉर्नवालिस के कारण लाया गया था। तो अब ये 1793 का अधिनियम है, ये किसके कारण लाया गया था? तो ये अधिनियम लाया गया था, इसके कारणों की बात करें तो इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहला कारण है ब्रिटेन में राजनीतिक और प्रशासनिक परिवर्तन हो रहा था। क्या हो रहा था ब्रिटेन में? चेंज। ब्रिटेन में चेंज ये हो रहा था कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में वो काफ़ी सारा चेंजेज आ रहे थे। वहाँ के लोग हैं वो परेशान थे कि जो 1773 का जो अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं लाए गए। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें भी कोई चेंजेस नहीं लाए गए थे। तो लोग वहाँ पे काफ़ी परेशान थे। वो चाहते थे भाई कैसे भी करके आप ये चेंजेस ला रहे हैं ना, इसमें कुछ प्रॉपर लेके आओ, कुछ का फायदा नहीं मिल रहा है। और ये विरोध कौन कर रहा था? ये ब्रिटेन के अंदर ही विरोध हो रहे थे, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे पावरफुल बनती जा रही थी, तो सरकार से ये देखा नहीं जा रहा था। और वहाँ के जो दूसरे व्यापारी थे, कंपनी भी एक व्यापारी तो कर रही थी, भारत में कर क्या रही थी कंपनी? एक ट्रेड व्यापार तो कर रही थी। तो वहाँ की दूसरी जो कंपनियाँ थी, वहाँ के दूसरे जो लोग थे भारत में व्यापार करना चाहते थे, तो उन्होंने विरोध किया भाई आप है ना कुछ चेंजेस लेके आओ। तो उन्होंने वहाँ पे डिमांड करी भाई चेंजेस लेने के लिए कोई प्रॉपर एक्ट लेके आ जाए। इस वजह भी है। साथ ही साथ में दूसरा कारण ये भी था कि जो ब्रिटिश की सरकार थी, ब्रिटेन की सरकार थी या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो भारत में अपना विस्तार करना चाहती थी। उसे पसंद नहीं था कि कंपनी यहाँ पे शासन करे, तो वो अपना विस्तार चाहती थी। एक कारण ये भी था।
तो ऐसे कोई 2-4 कारण थे जिसकी वजह से ये अधिनियम लेके आ गए। तो क्या कारण था, ब्रिटेन में भी लोग खिलाफ थे, इसका फायदा भी नहीं हुआ था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था बहुत बड़ा अधिनियम था, बट इसमें कुछ खास चेंजेस हुए नहीं थे। तो ये सारी परेशानियों के कारण 1793 का यह अधिनियम लाया गया था, 1793 का चार्टर अधिनियम। अब बात करेंगे हम 1793 के चार्टर अधिनियम की विशेषताएं। 1793 के चार्टर एक्ट, बात करेंगे इसकी विशेषताएं या प्रोविज़न, ठीक है, फीचर कहो, प्रोविज़न कहो, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो बात करें इसके प्रावधानों की, तो सबसे पहला प्रावधान क्या था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर का विस्तार किया। मतलब क्या कहना चाहता है ये, कंपनी को है ना बोला जाता था आप कितने सालों के लिए व्यापार करोगे। जब ये पहली बार 1600 ईस्वी में आई थी तब इनको बोला गया था आप भारत में जाके व्यापार करो। तो हर साल क्या होता था, चार्टर को रिन्यू किया जाता था, हर 5 साल 10 साल 20 साल में ऐसे रिन्यू किया जाता था कि आप इतने सालों तक जाके भारत में व्यापार करोगे। तो लास्ट में जो 1773 में आया था तब इनका रिन्यू किया गया था, बट स्पेसिफिक कोई गाइडलाइन नहीं थी, स्पेसिफिक कोई डेट नहीं थी। तो ये 1793 का जो चार्टर अधिनियम था इसमें बोला गया कि आप अगले 20 वर्षों तक भारत में राज करो। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कंपनी का कि कंपनी है वो अगले 20 वर्षों तक भारत में व्यापार करेगी, प्रशासन को जारी रखेगी। यानी कि इनको 20 वर्षों और के लिए मान्यता मिल गई थी। जब ये 20 साल पूरे हो गए आगे आप हम आगे भी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे 20 सालों के लिए और मान्यता मिल जाती है, फिर उसमें कुछ चेंजेज होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। पर आप यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करो कि 1793 की सबसे पहली विशेषता ये थी कि कंपनी का जो शासन था या कंपनी का जो प्रशासन था, कंपनी का जो व्यापार करना था इंडिया में, उसे 20 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए। कब आगे बढ़ाया था, ये 1793 में इसे आगे बढ़ा दिया गया था। तो पहली विशेषता यही थी कि कंपनी का जो व्यापार था इंडिया में उसे 20 सालों के लिए आगे व्यापार करने की अनुमति दी थी। दूसरा प्रावधान क्या है, पहला प्रावधान दिया कि 20 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया, 20 वर्षों के लिए विस्तार कर दिया। किसमें, कंपनी के व्यापार में एंड दूसरा, एक तो व्यापार हो गया, दूसरा यहाँ पे प्रशासन में, दोनों में ये आगे बढ़ा दिया गया। दूसरा प्रावधान क्या है, दूसरा प्रावधान है कि गवर्नर जनरल और गवर्नर की शक्ति में वृद्धि कर दी। जो गवर्नर जनरल था ना, जी कौन था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। जी की बात करूंगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मानना बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ। 1833 के बाद में जब मैं जी बोलूँगा तब आप समझना मैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करूँगा, लेकिन 1833 से पहले जब जी बोलूँगा तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो जी था उसके पावर में विस्तार कर दिया था। जो भी बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, ये सारी जो पावर है किसके अंडर में आ गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में आ गई थी। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। आप धीरे धीरे एक चीज़ नोटिस करोगे, धीरे धीरे केंद्रीकरण की ओर जा रहे हैं। फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत में केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण का मैंने कल मतलब बताया था, केंद्रीकरण का मतलब होता है पूरी पावर है वो सेंटर में लेके आना। जैसे मोदी जी ने सारी पावर ले ली, राज्यों के पास में कोई पावर नहीं हो, सारी पावर अगर मोदी जी के पास में है तो वो सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। तो उसी प्रकार से वहाँ पर हम धीरे धीरे नोटिस करते हैं अंग्रेजों के टाइम में 1773 से धीरे धीरे ये केंद्रीकरण की प्रथा है वो स्टार्ट होती है, और ये 1793 में और भी आगे बढ़ी। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मद्रास और बॉम्बे वगैरह प्रेसिडेंसी थी, उनकी जो पावर थी वो धीरे धीरे बंगाल के पास में आ रही है। मतलब कि ये केंद्रीकरण हो रहा है, पूरी पावर है वो बंगाल के पास में आ रही है। और बंगाल में कौन शासन था, किसका शासन था, वो गवर्नर जनरल का था। तो सारी पावर गवर्नर जनरल के पास में आ रही है। तो ये पूरी पावर को केंद्रित कर रहा था। तो केंद्रीकरण की ओर हम आगे बढ़ रहे थे, सेंट्रलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो आपको इस एंगल से भी सोचना है कि सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम हिस्ट्री का जब अध्ययन करेंगे, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तब आप देखना कि इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है अलग से। ये जो केंद्रीकरण है इस पर अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है, कोई आपको मेंस में पूछ भी सकता है या कोई भी पूछ ले आपको कि भारत में केंद्रीकरण का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे जाके खत्म होता है। शुरुआत होती है 1773 से और ख़त्म कहाँ होता है 1833 तक पीक में होता है, 1853 तक पहुँच जाता है, फिर वापस 1858 से धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पीक पे पहुँचता है, इस प्रकार से चलता है। तो ये थोड़ा प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए कि किस एंगल से होके चल रहा है। थोड़ा बहुत साइड में भी आपको चीज़ें रटनी नहीं है, मतलब रट के आगे देखो सारी चीज़ें रट भी नहीं पाओगे, तो उस तरीके से समझना भी नहीं। आपको मेन तो है प्रोविजन प्रिंसिपल याद रहने चाहिए। 73 में देख ली तो वहाँ पे अलग मामला चल रहा था,
ठीक है। 84 में देखना तो हमने अलग मामला चल रहा था। 86 का जो एक्ट है वो तो कुछ है ही नहीं, कॉर्नवालिस की शर्तें हैं। फिर हम आते 93 पे, तो 93 में क्या हो रहा है? पहला 20 साल के लिए व्यापार आगे बढ़ा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, व्यापार ओनली आगे बढ़ा है। दूसरा, गवर्नर जनरल मजबूत हो रहा है, तो ये तो हर एक्ट में होगा, तो इसको याद ही नहीं रखना है। तो पहली पॉइंट 20 साल को लिए, इसको भी याद नहीं रखोगे तो चलेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? गवर्नर जनरल को मजबूत किया जा रहा है, तो ये हर जो एक्ट में होगा। 73 में हुआ था, फिर 93 में होगा, फिर 33 में होगा, तो ये याद रखने की वैसी जरूरत नहीं है। तो कुछ जो प्रावधान है वो तो आपको याद ही नहीं रखने, सिंपल आप लिंक बैठाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, उसके बारे में झंझटमारी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या पावर है? नेक्स्ट जो प्रावधान था वो सिविल और सैन्य अधिकारों के वेतन में वृद्धि। अब वेतन में वृद्धि, इसको थोड़ा याद रखेंगे, नहीं ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं कि वेतन में वृद्धि हुई थी, ये तो थोड़ा बहुत है, इसमें इतना क्वेश्चन बनने वाला ये पॉइंट है ही नहीं कि इस पर अलग से क्वेश्चन बन जाए। तो वेतन में वृद्धि हुई थी, न्यायिक सुधार हुआ था, जुडिशियल रिफॉर्म आया था, तो क्या ये क्वेश्चन बनने वाला है? सिंपल सा पॉइंट है, न्यायिक सुधार हुआ था। पॉइंट कौन से जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सके वहां पे वो पॉइंट याद रखना। एक बार आप लक्ष्मीकांत पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, लक्ष्मीकांत यहाँ पे जाते हैं हम, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अभिभावी शक्ति को भविष्य के गवर्नरों के लिए विस्तारित किया गया। क्या कहना चाहता है ये पॉइंट? आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी। तो देखो, हमने देखा था 1786 का अधिनियम। ये 1786 के अधिनियम में क्या कहा गया था? 1786 के अधिनियम में कहा गया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, वो ये जो काउंसिल होते हैं उसके निर्णयों को नहीं मानेगा। हमने देखा था 1786 में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो काउंसिल के निर्णय को नहीं मानेगा, ये बोला गया था 1786 में। तो 1793 में भी सेम पॉइंट है, देखो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था ये काउंसिल के निर्णय को नहीं मान रहा था, बाकी इसके बाद के भी जो गवर्नर बनेंगे ना वो भी इसके निर्णय को नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई सीनियर स्टूडेंट है, उसको बोला जाता है कि वो क्लास का मॉनिटर है, उसको मारा पीटा नहीं जाएगा, उसकी पूरी क्लास में किसी को भी कुछ मारा पीटा नहीं जा रहा है। फिर आप उस क्लास में गए, आपने क्या बोला? नहीं सर, आप सीनियर को भी नहीं बोलते थे, तो हम क्यों करें? ठीक है ना भाई, कॉर्नवालिस ने ये नहीं किया था, इसकी शर्तें नहीं माने तो हम क्यों माने? तो पहला प्रावधान यही है, पहला लक्ष्मीकांत में यही पॉइंट लिखा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पावर दी गई थी काउंसिल के निर्णयों को नहीं मानना, वो बाकी के जो गवर्नर थे उनको भी दे दिया कि भाई आप भी है वो मौज करो, आप भी काउंसिल के निर्णयों को मत मानो। और तो क्या कर सकते हैं भाई, अब वो तो साला जबरदस्ती ले गया, वो तो माना नहीं हमारी बात, अब वो नहीं माना तो भाई आप ही मत मानो, जबरदस्ती किसी को कैसे मनवा सकते हैं? तो वो वाली बात होगी। तो सेम बात यहाँ पे रिपीट होती है, अब इसमें कुछ अलग से याद रखने की जरूरत है नहीं हो रही है। सेम बात 1786 में लिखी हुई है, सेम बात 1793 में लिखी है। यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए थी, यहाँ पे बाकी के गवर्नर के लिए थी। तो अलग से यहाँ पे प्रीलिम में क्वेश्चन बनने की संभावना है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतना तो खास कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है? इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन नियंत्रणकारी शक्ति दी। तो ये तो 1773 से चला आ रहा है, ठीक है। 1773 में भी ये था और आगे भी चलेगा। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पावर दी जाएगी तब हम याद रखेंगे, 1833 का जो एक्ट पढ़ेंगे तब हम याद रखेंगे। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इसने भारत पर एकाधिकार करने की 20 वर्षों का, ये बस 20 वर्षों वाला पॉइंट सेम, तो ये 1833 में भी चलेगा, 1813 में भी चलेगा, तो रटने वाली तो बात ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। तो ये 3 पॉइंट देख के मैंने इस वजह से दिखाया, मैंने इस वजह से ध्यान दिया। आपको लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा? पहली बात। दूसरी बात है, क्या आपको लगता है कि इनमें से कुछ रटने की बात है? नहीं है भाई, कुछ भी रटने की बात नहीं है। आप एक बार ध्यान से देखो, सेम बातें सब में करी गई है। 1781 में क्या संशोधन किया गया? कुछ खास की बात नहीं है। 1781 को कैसे याद करोगे? वही है भाई, न्यायालय जो कोर्ट थी उसमें और जो गवर्नर था उनमें दिक्कतें चल रही थी, तो दोनों में समझौता करवाया गया था। ये 1781 में देखने को मिला था। 84 में क्या था? व्यापार और वह उसको राजनीति को अलग अलग कर दिया था। 84 का ये मुद्दा था। 86 में कॉर्नवालिस के लिए था, तो इसमें कुछ याद करने की बात नहीं है। और 93 में वही सिंपल से पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इसमें कहाँ कन्फ्यूजन आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सही से पढ़ोगे, तो दिक्कत नाम की तो चीज़ कहीं है ही नहीं। दिक्कत हम खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है, वही बात है। फिर चौथा पॉइंट क्या है? इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया, बेशर्त कि उसे अनुनियुक्त नहीं किया जाए। अब ये क्या कहता है? हमने देखा था कि कॉर्नवालिस है कि वो कमांडर इन चीफ की भी मान्यता कर रहा था कि भाई मेरे को कमांडर इन चीफ भी बनाओ, मतलब या तो मेरे को, अगर आपको मेरे को गवर्नर जनरल बनाना है तो मेरे को कमांडर इन चीफ भी बनाओ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को बोलो कि भाई तू है वो IAS ऑफिसर बन जा,
तो मैं क्या बोलता हूँ, नहीं मैं IAS ऑफिसर तभी बनूंगा जब आप मेरे को IPS भी बनाओ। मैं 2 शर्तें रख रहा हूँ। तो सेम इसने भी रखी थी, किसने, कॉर्नवालिस ने। तो भाई यहाँ पे क्या किया गया है, उसको तो बना दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे जो कमांडर इन चीफ की जो पोस्ट होती है वो गवर्नर जनरल के लिए अनिवार्य नहीं थी। पहले क्या होता था, अगर किसी को गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर बनना है उसके लिए कमांडर इन चीफ जरूरी है। जैसे कि आपको UPSC करनी है तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो सेम टू सेम है, अगर आपको गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसका अगर मेंबर बन रहा है तो उसके लिए कमांडर इन चीफ होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या किया गया, ये जो अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया है। यानी कि आप बिना ग्रेजुएशन के भी IAS बन सकते हो और आप बिना कमांडर इन चीफ के भी गवर्नर जनरल के काउंसिल का मेंबर बन सकते हो। बस सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या, 5वां, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से भुगतान किया जाएगा। क्या पॉइंट है ये, पॉइंट ये है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, हमने देखा था ऊपर वाले 1884 में ये लाया गया था, वहाँ पर ये व्यवस्था थी कि ये जो सदस्य है ना उनको आपको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, उनको पैसे कहाँ से दिए जाएंगे। तो क्या व्यवस्था की गई थी, उनको पैसे कहाँ से दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व, मतलब इंडिया में जो पैसे आते हैं ना उसमें से उसको पैसे दिए जाएंगे। साले काम भी हमारे यहाँ पे करेंगे, राज भी हम पर ही करेंगे और पैसे भी हमसे लेंगे, ये वाला सिस्टम इन्होंने कर दिया था। तो 5 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 5 पॉइंट में, सिंपल से 5 पॉइंट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले में बात करी गई है शक्तियों के विस्तार के बारे में, क्या पहला पॉइंट अभी यही हमने देखा था कि काउंसिल है निर्णय, वो शक्तियों का विस्तार कर दिया है। फिर 20 सालों के लिए व्यापार को वर्दी कर दिए। तीसरा क्या था, बॉम्बे और मद्रास उसके अधीन आ गए, तो वो ऑलरेडी आ चुके थे। और चौथा पॉइंट क्या है, कमांडर इन चीफ वाली जो अनिवार्यता थी वो खत्म कर दिए। फिर 5वां पॉइंट क्या कहता है, राजस्व है वो भुगतान नहीं किया जाएगा। 5 पॉइंट खत्म, झंझट मारी खत्म। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस तो आगे बढ़ो, इतनी सी बात थी, इसके लिए रॉकेट साइंस बना रखा था। अब ये खत्म हो जाता है तो देखो मैं कुछ आपको एडवांस बातें बता देता हूँ। देखो पॉलिटी में नहीं दे रखी, लक्ष्मीकांत में वो चीज़ें नहीं है, पर अगर आपको कोई पूछे या फिर मेंस में क्वेश्चन आ जाए, वैसे कम संभावना है, फिर भी अगर किस्मत खराब हो कोई पूछ ले कहीं पे आ जाए क्वेश्चन, तो ऐसे पूछा जाता है कि ये जो अधिनियम थे इसके प्रभाव क्या पड़े थे, इनके पीछे प्रतिक्रिया कह रही थी। जैसे 1793 का जो अधिनियम था, हालांकि 1935 के अधिनियम पर ही संभावना है, और जो 1919 का है वहाँ पर भी संभावना है, क्योंकि वो बहुत बड़े एक्ट है और वहाँ पे प्रावधान भी बहुत सारे थे और चेंजेस भी बहुत सारे आए थे। बट यहाँ पे संभावना भी बहुत कम है कि यहाँ से इस प्रकार का मेंस में क्वेश्चन पूछे जाए, बहुत कम संभावना है। फिर भी हम देख लेते हैं, अगर कोई किस्मत हमारी खराब और क्वेश्चन पूछ भी ले तो एक बार हम देख लेते हैं क्या संभावना होती है। संभावना सिंपल सी ये है, अरे एक बार क्या ये हो गया कि भारतीयों का क्या रिएक्शन था और ये जो अधिनियम था उसके प्रभाव क्या पड़े थे। तो देखो ये जो अधिनियम था वैसे तो इसका कोई खास प्रभाव पड़ा नहीं था, क्योंकि ना तो भारत के लिए तो कुछ था ही नहीं, इसमें कोई इतनी खास बात भारतीयों के लिए की नहीं गई थी, और व्यापार तो कंपनी को वैसे 20 सालों के लिए बढ़ा दिया था, तो इसमें व्यापार पे भी कोई खास असर नहीं पड़ा था। असंतोष जरूर भारतीय नाराज थे, भारतीयों को एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे है ना वो बढ़ने लग गई थी कि हमें है ना कुछ हमारे लिए काम किया जाएगा, बट इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं, इतने वैसे हम उस टाइम में पढ़े लिखे भी नहीं थे कि हम इतना सोच सके हमारे बारे में, तो वैसे इस अधिनियम का खास कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो अगर आप पढ़ना चाहो कहीं से भी, अगर ना कहीं अलग अलग जगहों में लिखा होता है, PDF में हमने भी डाल रखा है कि भाई इसके प्रभाव क्या पड़ा था, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि देखो इतना ये एक्ट महत्वपूर्ण था ही नहीं कि इसका अलग से क्वेश्चन बने कि इस पर प्रभाव बताओ, भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी। वो कब बनेगा, जब आप 1858 का अधिनियम पढ़ोगे तो वहाँ पे वो क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, या फिर आप 1919 का अधिनियम पढ़ोगे, 1909 का अधिनियम पढ़ोगे, 1935 का अधिनियम पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, ठीक है, वो कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए थे, भारतीयों का क्या रिएक्शन था, कांग्रेस का क्या रिएक्शन था, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें काम की होती है, क्योंकि वहाँ पर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ मैटर करती है। फिर यहाँ पे क्या घटना हो रही थी इस टाइम में, टीपू सुल्तान है वो और ब्रिटिशर के बीच में तनाव चल ही रहा था उस टाइम में, हम बात कर रहे हैं 1793 के आसपास की, तो वहाँ इनके बीच में तनाव चल रहा था। महाराष्ट्र शक्ति धीरे धीरे वो मतलब नष्ट होने के कगार पे आ रही थी, आपको देखो कि महाराष्ट्र वार चल रहा था, तो महाराष्ट्र शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर थी। बंगाल में क्या था, बंगाल में ब्रिटिशर है वो मजबूत हो रहे थे, साथ ही साथ में ब्रिटिश अपने प्रशासन का भी विस्तार कर रहा था, तो ये सारी समकालीन में कुछ घटना भी घटित हो रही थी। अब हम बात आते हैं 1813 का जो अधिनियम है उस पर आते हैं। 1813 का अधिनियम क्या कहता है, 1813 का अधिनियम, एक बार आ जाओ आप। 1813 का अधिनियम, अभी भी ये चार्टर एक्ट ही है, ठीक है,
अभी भी ये चार्टर एक्ट ही है। तो 1813 का अधिनियम कहता क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड इसका भी क्या खास है? इस अधिनियम के लाने के पीछे वैसे कोई खास कारण है नहीं, क्योंकि 1793 का अधिनियम फेल हो चुका था, वहाँ पे कोई विस्तार हुए नहीं थे। अब उसको 20 साल भी पूरा होने को आए थे, तो इसको लाना जरूरी था। 20 साल बाद में अधिनियम आता था, 93 में आया, तो 13 में वैसे 20 साल पूरे हो गए थे, तो ये अधिनियम को लाना ही था। दूसरी बात करें तो ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे इसको, कंपनी का जो शासन था उसका मूल्यांकन भी कर रही थी कि ब्रिटिश सरकार है वो किस प्रकार से काम कर रही है, ये कंपनी है किस प्रकार से काम कर रही है, क्या ये ओनली प्रॉफिट पे ध्यान दे रही है या शासन में सुधार भी कर रही है, प्रशासन सही से कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें वो देखना भी चाहती थी। कंपनी के प्रति विरोध भी लोगों का बढ़ रहा था, क्योंकि ये पूरा एकाधिकार था इनका, ये पूरा वर्चस्व स्थापित करके बैठे थे, तो इसके पीछे है वो विरोध भी चल रहा था। और नेपोलियन का युद्ध भी हो रहा था उस टाइम में। आपने ये हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि नेपोलियन ने अटैक कर दिया था, ठीक है, कंपनी के ऊपर, क्या बोलते हैं, ब्रिटेन के ऊपर। फ्रांस से नेपोलियन अटैक किया था ब्रिटेन के ऊपर, तो ये सारे लोग वहाँ से परेशान थे। जो अंग्रेज सरकार थी उनकी जो शक्ति थी धीरे धीरे वो भी समाप्त हो रही थी। वहाँ पे ब्रिटेन में आप बात करो तो इकोनॉमिक स्थिति भी खराब थी, तो ये सारी घटनाएं तो वहाँ पर चल ही रही थी। अब इन सारी घटनाओं के कारण ये अधिनियम लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? क्योंकि ब्रिटेन चाहती थी कि भारत है वो धीरे धीरे हमारे कब्जे में आए, हमारे अधीन आ जाए, इसकी जो इकोनॉमी है उसका फ़ायदा पूरा पूरा ब्रिटेन को मिले, कंपनी पूरा फ़ायदा ना उठाए, कंपनी के जो अधिकारी है वो उसका फ़ायदा ना उठाए, इसका फ़ायदा वो डायरेक्ट रूप से ब्रिटेन को मिले। इस वजह से 1813 का अधिनियम लाया गया था। अब इस जो मेन मोटिवेशन है वही था, तो आप इस प्रावधान में भी देखोगे तो क्या था पहला प्रावधान। देखो मेन मोटिवेशन क्या था, भारत पे कब्जा करना है। कौन कब्जा करना चाहता था? ब्रिटेन की कंपनी भारत पर कब्जा करना चाहता था। कौन कब्जा करना चाहता है? ब्रिटिश सरकार। किससे कब्जा लेना चाहती थी? कंपनी से। कंपनी कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापार कर रही थी। अब ये सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी ये जो व्यापार कर रही थी कंपनी, इससे पूरा भारत का जो कब्जा है वो कौन ले ले? सरकार ले ले, यानी कि ब्रिटिश सरकार के पास में सब कुछ आ जाए। अब इस ये आपका जो टारगेट है आईएएस करना, आप तो उस प्रकार से मेहनत करोगे ना। तो सेम जो सरकार थी इसका टारगेट ही सेम था कि मेरे को है वो कब्जे में लेना है। क्या टारगेट था इसका? इसका मेन टारगेट था कि भारत पे कब्जा करना है, भारत को कंपनी से छीन कर मेरे अधिकार में लाना है। तो काम मैं कैसे करूँगा? वैसे ही तो करूँगा। तो अब जो 1813 का जो अधिनियम है इसके प्रावधान भी इसी प्रकार के थे। क्या थे इसके प्रावधान? आप देखो, पहला प्रावधान ही ये था कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार में एकाधिकार थे, व्यापार में एकाधिकार का मतलब होता है मोनोपोली। सिंपल भाषा में बोलो, कंपनी का पूरा पूरा वर्चस्व था। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक कोई कोचिंग है, सारे बच्चे उसी के पास पढ़ रहे हैं, दूसरी कोई कोचिंग है ही नहीं, तो किसकी एकाधिकार होगा, किसका मोनोपोली होगा? इसी कोचिंग का होगा। सब बच्चे इसी के पास होंगे, इसका कोई कंपटीशन होगा ही नहीं, तो ये मन चाहे वो फीस लेगी, मन चाहे वो काम करेगी, इसे कोई रोकने वाला है ही नहीं। अगर सरकार क्या करे, इसके एकाधिकार को समाप्त कर दे, दूसरों लोगों को बोल दे आप भी कोचिंग करो, तो बच्चे यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसी ऑटोमेटिक फीस से है वो कम करनी पड़ेगी, इसका एकाधिकार है वो समाप्त हो जाएगा। तो सेम किया गया, यहाँ कंपनी का एकाधिकार था, कंपनी मनमानी कर रही थी, तो ब्रिटिशर ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या किया, इसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया, इसके मोनोपोली को समाप्त कर दिया। तो पहला प्रावधान क्या है? जब हम प्रावधान की बारे में बात करें तो पहला प्रावधान है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी का अब कोई एकाधिकार नहीं रहेगा, इसकी कोई मोनोपोली है वो नहीं रहेगी, कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया। पहला पॉइंट यही है। फिर भी क्या है, मोनोपोली समाप्त हो गई, पर फिर भी एक पॉइंट याद रखना, चाय एंड चीन, चाय चीन, दो वर्ड याद रखो, ची, दो वर्ड याद रखना, चाची, चाय और चीनी, चाय और चीन, चीनी नहीं है, चाय और चीन पर व्यापार है वो कंपनी ही करेगी। फिर से समझाता हूँ, इस पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आ रही है। प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान की बात करें, कंपनी के एकाधिकार को तो कर दिया था समाप्त, कंपनी का कोई वर्चस्व नहीं है, अब कोई मोनोपोली नहीं है। फिर भी कंपनी को बोला गया है चाय एंड चीन पर व्यापार है वो आप ही करोगे। हालांकि अफीम भी साथ में था, तीनों पर था, बट अफीम को साथ में अगर काउंटर न करें, आप नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, तो चाय और चीनी पर ही व्यापार रहा था। कंपनी को बोला गया चाय पर व्यापार आप ही करो
और कोई दूसरी कंपनी है, दूसरा कोई व्यापारी के चाय में व्यापार नहीं करेगा। और चीन के साथ जो व्यापार करना, चाइना के साथ में जो व्यापार करना है वो भी आप ही करो। तो चाय और चाइना पर व्यापार कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। चाय और चाइना पर व्यापार कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। बाकी सब पे व्यापार है वो कोई भी कर सकता है, ब्रिटिशर आके कोई भी व्यापार कर सकता है, चाय और चीनी है इसको छोड़ के। चीनी नहीं, चाइना के बारे में बात कर रहा हूँ, चाइना के बारे में। तो चाय और चाइना पर व्यापार किसका रहेगा? कंपनी का रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा, और अफीम पर भी इनका रहेगा। बाकी इन 3 चीज़ों को छोड़ के बाकी कोई भी व्यापार है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो ब्रिटेन से हो, कोई से भी हो, कोई भी व्यापार कर सकता है। तो पहली आपको प्रावधान है वो समझ में आ गया होगा कि पहला प्रावधान था कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया चाय और चाइना को छोड़ के। ठीक है, पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा, ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इससे पहले क्या था? इससे पहले ये प्रावधान था कि ब्रिटिश व्यापारी है वो भारत में व्यापार नहीं कर पाते थे, बिकॉज यहाँ पर पहले से कंपनी है वो लाडसा बन के बैठी थी। पहले से एक कोचिंग है वो लाडसा बन के बैठी है, दूसरी कोचिंग को यहाँ पे आ ही नहीं सकती है। तो क्या किया इन्होंने सीधा दिमाग लगाया कि इनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब ब्रिटेन से कोई भी व्यापारी है वो आके भारत में व्यापार कर सकता है। तो पहला, एकाधिकार समाप्त। दूसरा, व्यापार है वो कौन कर सकता है? कोई भी व्यापारी आके कर सकता है, व्यापारियों को छूट। ब्रिटेन का कोई भी व्यापारी आके भारत में व्यापार कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा क्या होता है? ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश। तीसरा पॉइंट क्या है? ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश। अब क्या करते हैं ईसाई और मिशनरी? क्या होते हैं मिशनरी? मतलब जो इनके नॉलेजेबल इंसान वगैरह होते हैं ना, जो इनको नॉलेज वगैरह होते हैं, जो किसी मिशन के लिए जाते हैं, एजुकेट करने के लिए जाते हैं, थोड़ा धर्म का इनका एंगल होता है, तो वो मिशनरीज होते हैं। तो ये जो ईसाई मिशनरी थे, इससे पहले वो भारत में नहीं आते थे, ना भारत में आके कोई एजुकेट करते थे किसी को, ना धर्म के बारे में बात करते थे। बट धीरे धीरे अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ कि अगर भारत में आपको लंबे समय के लिए राज करके रखना है, लंबे समय तक रूल करना है, तो सबसे पहले इनको अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दो। दूसरी चीज़ क्या करो? इनको ईसाई बनाने की कोशिश करो, इनका धर्म परिवर्तन करवाओ, ईसाई धर्म की जो महानता है वो बताओ। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? इनके लिए इन्होंने ईसाई जो मिशनरीज थे, ईसाई धर्म का जो प्रवक्ता थे, जो प्रमोट करते थे, उनको बोला भारत में जाओ और जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, जो सिख है, उनमें धर्म का परिवर्तन करवाओ, उनको ईसाई धर्म के बारे में बताओ, उन्हें अंग्रेजी भाषा में एजुकेट करो। ये सारी चीज़ें इनको दी गई। तो पहली बार यहाँ पे जो ईसाई थे, ईसाई मिशनरीज थे, उनको भारत में आने की अनुमति दी गई। चीज़ें क्लियर होगी। पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? एकाधिकार समाप्त, चाय और चीन को छोड़ के। दूसरा पॉइंट हमने क्या दिया? व्यापारियों को छूट दी गई। तीसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी गई थी। यहाँ पे आके वो एजुकेट करते थे, स्कूल चलाते थे, चर्च खोलते थे, ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। पश्चिमी जो शिक्षा प्रणाली है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, उसको प्रमोट करने का काम करते थे। ये सारी चीज़ें कर दी जाती थी। चौथा पॉइंट, ये काम का पॉइंट है। पहली बार इन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए धन का आवंटन किया, मतलब मनी को एलोकेट किया। कैसे, क्या कहना चाहती है? पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे भारत सरकार अभी बजट रिलीज करती है, बजट में वो बात करती है कि इस चीज़ के लिए इतना बजट एलोकेट किया जाएगा, इस चीज़ के लिए इतना बजट एलोकेट किया जाएगा। उसी प्रकार से जब हम बात करते हैं 1813 की, तो इस अधिनियम के द्वारा या इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय जो शिक्षा है, इंडियन लोगों को एजुकेट किया जाता है, भारतीय लोगों को जो शिक्षा दी जाती है उसमें अलग से बजट का आवंटन किया गया, अलग से पैसे दिए गए। भाई इस पैसों से आप है वो इंडिया के जो लोग हैं उनको एजुकेट करो, उनको शिक्षा दो। तो भारतीय शिक्षा के लिए पहली बार है वो पैसे दिए गए, बजट का अलोकेशन किया गया। कितना दिया गया था? हालांकि 1 लाख रुपए दिए गए थे प्रति वर्ष। 1 लाख रुपए उस टाइम के लिए तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो 1 लाख रुपए वो खर्चा किया जाएगा हर वर्ष में। उसका जो मेन टारगेट था भारतीय शिक्षा को प्रमोट करना था। बट वैसे वो भारतीय शिक्षा को प्रमोट करना नहीं चाहते थे, वो भारत में अपने पपेट बिठाना चाहते थे। ऐसे लोग हो जो अंग्रेजी भाषा में सीखे, अंग्रेजों से पढ़े और काम किसके लिए करें? अंग्रेजों के लिए करें। तो ये चाहते थे, मेन गोल वही था। तो इसके लिए इन्होंने भारतीय भाषा में या भारतीय शिक्षा को प्रमोट करने के लिए पैसों का आवंटन किया। हालांकि ये प्रावधान लागू नहीं होता है, यहाँ पे लेके तो आता है, बट प्रावधान है वो अभी लागू नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाके लागू होता है। तो ठीक है, तो भारतीय भाषा में शिक्षा के लिए सबसे पहले बार
पैसों का आवंटन कब किया गया था, तो वो 1813 के अधिनियम में किया गया था। ये पॉइंट को याद रखना। ईसाई मिशनरीज भारत कब आए थे, ये भी 1813 में आए गए थे, इनको अनुमति दी गई थी। दूसरा पॉइंट भी ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एक बार आप लक्ष्मीकांत में देख लो, लक्ष्मीकांत में क्या लिखा है। बात आती है 1813 की, तो इस कानून ने कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, मोनोपोली थी उसे समाप्त कर दिया है, यानी कि भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिशर व्यापारी के लिए खोल दिया था। एकाधिकार हमने देखा समाप्त कर दिया है, और जो व्यापार है वो किसके लिए, सबके लिए खोल दिया, कोई भी आके यहाँ पे व्यापार कर सकता है। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को बहाल रखा, यानी कि कंपनी है वो चाहे वो चीन का व्यापार है वो तो करेगी, इसमें कोई और व्यक्ति आके व्यापार नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यापार है वो किया जा सकता है। चाय और चीन पे व्यापार कौन कर सकता है, वो ओनली कंपनी कर सकती है, ये कंपनी का एकाधिकार है। ठीक है, इस टाइम किसकी दिवाली आ गई, दिवाली के दिनों में छोड़ अभी आके आ जाते हो। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट क्या है, इसने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र को ब्रिटेन की प्रभुता की प्रकट की। क्या कहता है ये पॉइंट बात कर रहा है कि माना कि ये जो एरिया है वो ब्रिटेन का एरिया है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये एरिया है, ये एरिया है, इस पे ब्रिटेन का कब्जा है। तो अब ये जो है ना, इसे कहा गया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्या मतलब इसका मतलब है कि ये जो एरिया है वहाँ पे कंपनी रूल करेगी ना, तो किसके आदेश से करेगी, ब्रिटेन सरकार की, ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उसके आदेश से कंपनी यहाँ पे शासन कर रही है। तो यानी कि कंपनी किसके नाम से काम शासन कर रही है, कंपनी है वो ब्रिटिश सरकार के नाम से शासन कर रही है। अभी डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से सरकार है वो इन्वॉल्व नहीं हुई है, अभी भी रूल तो कंपनी कर रही है, लेकिन किसके अंडर में कर रही है, वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में काम कर रही है। ब्रिटिश सरकार जैसा कह रही है वैसे वो काम कर रही है। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटिश राजा की जो प्रभुता है, ठीक है, उनकी जो सॉवरेनिटी है उसे स्थापित कर दिया था। यही दूसरा पॉइंट लिखा। तीसरा क्या है, इसने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की, ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी कि आप भारत जाओ, लोगों को एजुकेट करो। चौथा पॉइंट क्या है, इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाके के जो बासिंदों के बीच में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया, यानी कि वेस्टर्न एजुकेट को प्रमोट करने का काम किया। चौथा पॉइंट है। और पांचवा क्या है, भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें भारत के जो स्थानीय नागरिक होते हैं, ठीक है, जो स्थानीय लोग होते हैं, उन पर स्थानीय जो सरकार होती, जो लोकल गवर्नमेंट होती, जैसे कि पंचायत है, ग्राम पंचायत, उनको टैक्स वसूल करने का अधिकार है। वो कौन से अधिनियम के तहत दिया गया था, तो ये अधिनियम था 1813 का अधिनियम। तो 1813 के अधिनियम की विशेषता आपको याद आएगी, एक अधिकार खत्म कर दिया है, ओनली चाय और चीन को छोड़ के। 1813 का अधिनियम, एक अधिकार खत्म, चाय और चीन को छोड़ के। दूसरा क्या है, यहाँ पे ईसाई आ रहे हैं। तीसरा क्या था, एजुकेशन दी जा रही है। चौथा क्या था, एजुकेशन के लिए फंड दिया गया 1 लाख रुपए। पांचवा क्या था, पांचवा यही था कि कर लगाने का अधिकार दिया गया, स्थानीय लोगों को कर लगाने का अधिकार दिया गया। तो ये सारे काम किए गए थे 1813 के अधिनियम के अंतर्गत। इतनी चीज़ें आपको याद रहेगी। 1813 में ये सारी चीज़ें थी। नकारात्मक क्या थी, सकारात्मक क्या थी, तो वैसे इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, सारी नकारात्मक, कुछ एक दो चीज़ें पॉजिटिव थी कि यहाँ पे भारतीयों को थोड़ा थोड़ा अधिकार दिया जाने लगा। और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता कि यहाँ पे कर लगाने का अधिकार दिया गया, जो कि आज के टाइम में भी नहीं है, बट उस टाइम में दिया गया था। तो ये एक अच्छा पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी, तो भारतीयों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी। लोग इससे नाराज थे, लोगों को लगा था, हमें एक्सपेक्टेशन थी हमारा फायदा होगा, बट वो फायदा हुआ नहीं थी। तो लोगों ने आर्थिक है, शैक्षणिक है, राजनीतिक है, हर एंगल से इसका विरोध किया, सामाजिक परिदृश्य से हर एंगल से विरोध किया कि उनको फायदा नहीं हुआ था। इस टाइम में क्या क्या घटना घटित हो रही थी, तो कंपनी है वो धीरे धीरे पुनर्गठित हो रही थी। ठीक है, और कंपनी का जो शासन था धीरे धीरे उस पर ब्रिटिश सरकार अपना कब्जा स्थापित कर रही थी। कैसी अलग अलग अधिनियमों के माध्यम से कंपनी का व्यापार धीरे धीरे कम हो रहा था। ब्रिटिश में औद्योगिकरण की स्टार्ट हो गई थी। ब्रिटेन में फ्री ट्रेड है वो भी धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें हैं उस टाइम में घटना घटित हो रही थी। उसके बाद में आता है 1833 का अधिनियम, ये भी चार्टर एक्ट है। तो अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 की। 1833 चार्टर एक्ट। तो बात करें 1833 के चार्टर एक्ट की, सबसे पहले बात करें इसकी बैकग्राउंड की। तो क्या बैकग्राउंड था, वही था व्यापार पर
कब्जा करना, कंपनी जो काम कर रही थी कंपनी की को हटाकर ब्रिटेन सरकार अपना कब्जा स्थापित कर रहे थे। तो पहला इनका मोटिवेशन यही था और हमें ये प्रावधान में भी दिखेगा। जैसे हमने देखा था ना कि 1813 का जो एक्ट है उसके लाने के जो कारण थे वो उसके प्रावधान में भी दिखे थे। ठीक है, तो सेम सम यही हो रहा है, यहाँ भी अभी लाने का कारण है, उसके कारण तो ये प्रावधान में हटेगा। तो कारण क्या था? कारण यही था कि कंपनी का व्यापार है वो मोनोपोली खत्म करनी थी और ब्रिटेन में है वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार है वो डायरेक्ट भारत पे रूल करे और यहाँ पे वो दिख भी रहा था। ठीक है, तो पहला कारण यही था। दूसरा कारण क्या था? ब्रिटेन में इस टाइम में औद्योगिक क्रांति है वो आ गई थी। तो औद्योगिक क्रांति आने के कारण क्या होता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वो बनने लग गई थी, तो वो कहीं बेचने के लिए मार्केट की आवश्यकता थी। तो भारत से बड़ा तो कोई मार्केट हो नहीं सकता था, तो वहाँ पर चीज़ें बेचना चाहते थे, इसलिए उनको मार्केट की आवश्यकता थी। तो इस वजह से भी कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी था, कंपनी पे ब्रिटेन सरकार को शासन लेना जरूरी था, तो इसके लिए भी एक्ट लाया गया था। तीसरा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, उसकी नियुक्ति में दिक्कत आ रही थी, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत आ रही थी, इस वजह से ये अधिनियम लाया गया था। अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की या प्रावधानों की। बात करें इसकी विशेषताओं या प्रावधानों की, तो बात करते हैं चार्टर एक्ट की विशेषताओं या प्रावधानों के बारे में कि चार्टर एक्ट में क्या क्या विशेषता की गई थी, क्या क्या प्रावधान थे, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1813 में हमने देखा था कंपनी को ओनली चाय चीन तक सीमित रखा था और अफीम तक, बाकी सारे इसके जो एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए थे। यानी कि कंपनी अब है ओनली चाय और चीनी तक कर सकती थी व्यापार, चाय और चीनी तक व्यापार कर सकती थी 1813 में। पर 33 में क्या किया गया, 33 में ये चाय और चीन भी छीन लिया इनसे कि अब है वो आप कोई भी व्यापार में एकाधिकार आपका नहीं है, आप व्यापार कर सकते हो बट आपका कोई मोनोपोली नहीं है, कोई आप एकाधिकार आपका नहीं है, आपकी कोई मोनोपोली नहीं है। आप व्यापार तो भारत में कर सकते हो बट आपका कोई एकाधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि 1833 के अधिनियम में 1833 के अधिनियम में कंपनी का एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया। कंपनी का अब कोई एकाधिकार नहीं है, इसका कोई वर्चस्व नहीं है। तो पहला प्रावधान यही था कि कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से कब समाप्त किया गया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी का पूर्ण रूप से एकाधिकार कब समाप्त हुआ है, तो वो 1833 में हुआ है। पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ है? 1833 में हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा है यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद का सृजन किया गया। क्या मतलब है? सिंपल देखो, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था गवर्नर, कहाँ का था? बंगाल का। उसके बाद में आता 1773 का अधिनियम, बनाया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, क्या बनाया जाता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। कौन बनता है सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? एक बार कमेंट में बताओ, सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट में लिखा सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? वॉरेन। तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या बन रहा है? वॉरेन हेस्टिंग्स बन रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन रहा है। बट अब आ गया है 1833। अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इस बंगाल की जगह लिख दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। GGB की जगह GGI हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बनता है? अब ये बताओ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला कौन बना? जल्दी से बताओ कमेंट में, अभी पढ़ा हमने, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन बना था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना है? वॉरेन हेस्टिंग्स। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना है? पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो। विलियम बेटिंग। कौन बनता है पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेटिंग। 3 नाम याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, 3 नाम याद रखना। क्या याद रखोगे? 1773, 1833, 1858। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हेस्टिंग्स। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेटिंग। और वॉइस रॉय, सबसे पहले वॉइस रॉय कौन बना था? जल्दी से कमेंट में बताओ, सबसे पहले वॉइस रॉय कौन?
तो ये बना था लॉर्ड कैनिंग। तीन नाम है वो याद रखो। 1773 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स, 1833 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेटिंग, 1858 वॉयसरॉय लॉर्ड कैनिंग। बंगाल हेस्टिंग्स BH बंगाल हेस्टिंग्स, इंडिया बेटिंग। देखो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये कंफ्यूज करता है। रियल में क्वेश्चन पूछोगे कंफ्यूज हो जाएगा, कह रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे रियल में, इसलिए कहता हूँ। इंडिया I से B याद रखो, इंडिया बैटिंग करता है, इंडिया हमेशा वो बैटिंग करता है। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बातें याद आए तो कर लेना बैटिंग, यानी विलियम बैटिंग था। और वॉइसरॉय की बात आएगी तो लॉर्ड कैनिंग, ये तो याद आ जाएगा, वॉइसरॉय वाला याद आ जाएगा। ये बैटिंग हेस्टिंग में कन्फ्यूज हो जाओगे और इन दोनों अधिनियम में कन्फ्यूज हो जाओगे। तो 1773 यहाँ पे बात हो रही है बंगाल की, यहाँ पे कौन आ रहा है, हेस्टिंग्स आ रहा है। यहाँ पे बात हो रही है 33 की, इंडिया आ रहा है, बैटिंग आ रहा है, और गवर्नर वॉइसरॉय आता है तो कैनिंग आता है 1858 में। बस सिंपल पॉइंट याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो रही थी। तो यहाँ पे दूसरी विशेषता यही थी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद का सृजन किया गया था। और पहले कौन बने थे, विलियम बेटिंग है वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब क्या किया गया, जैसे ही विलियम बेटिंग को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, बॉम्बे, ये बॉम्बे लिखा है, बॉम्बे और ये जो मद्रास है, इनके पास में जो भी पावर थी वो कहाँ आ गई, वो बंगाल के पास में आ गई। ऐसे समझो, यहाँ पे बॉम्बे है, यहाँ पे मद्रास है, यहाँ पे बंगाल है। बंगाल बड़ा क्यों बना है, क्योंकि पावरफुल था। इसकी जो भी पावर थी वो इसमें चली गई, इसकी जो भी पावर थी वो इसमें चली गई। हम पढ़ रहे थे केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, इसको पढ़ रहे थे। 1773 से ये स्टार्ट हो रहा था यहाँ पे, तो ये पीक पे चला जाता है। केंद्रीकरण पीक पे कब गया, 1833 में पीक पे चला जाता है। हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्रीकरण पीक पे कब जाता है, ये 1833 में चला जाता है। एग्जाम्पल के लिए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के पास में जो भी पावर थी वो कहाँ चली गई है, बंगाल के पास में चली गई है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद का सृजन किया गया। सारी जो विधायी पावर थी, जो कानून बनाने की पावर थी, अब वो इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में। जो भी कानून बनेंगे कौन बनाएगा, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाएंगे। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया, यानी कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मद्रास और जो बॉम्बे है वो इतने पावरफुल नहीं है। तो ये सेंट्रलाइजेशन का पीक है वो 1833 में होता है। केंद्रीकरण का पीक कब बना है, 1833 में बना है। अब आपको समझ में आया कि मैं बार बार बोला था सेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पे आके सेंट्रलाइजेशन हो जाए, पूरी केंद्र है वो यहाँ पे आ जाती, पावर आ जाती है। किसके पास आ जाती है, वो विलियम बेटिंग के पास आ जाती है, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, विलियम बेटिंग थे। और ये ज़्यादा बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। फिर बात करें विधायी शक्तियों की, यानी कि जो कानून बनाने की शक्तियाँ थी किसकी, बॉम्बे की और मद्रास की, वो किसके पास आ जाती है, बंगाल के पास में आ जाती है। तो इसके बारे में हमने अभी बात सेमी टर्म्स करी थी। ठीक है। चौथा पॉइंट ये है कि भारतीयों को सरकारी सेवाओं में शामिल किया गया। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन यहाँ से होने लगा। बात करी गई कि भारतीयों को है ना शामिल किया जाए, उनके लिए सिविल सेवा परीक्षा की व्यवस्था की जाए। हालांकि यहाँ पे विरोध होता है, तो विरोध के बाद में इस प्रावधान को वापस ले लिया जाता है। बट यहाँ से कुछ मामले में स्टार्ट हुई थी बातचीत, तो स्टार्ट एटलीस्ट हो गई थी। तो सबसे पहले भारतीय सिविल सेवा को या भारतीय लोगों को सिविल सेवा परीक्षा में शामिल करने का जो प्रोसेस है वो कहाँ स्टार्ट हुआ था, या प्रावधान कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो वो 1833 के अधिनियम में हुआ है। कहाँ हुआ है, 1833 के अधिनियम में हुआ कि भारतीयों को भी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल किया जाए। और ये प्रावधान कहाँ हुआ है, ये 1833 के अधिनियम में हुआ है। तो पहली विशेषता है एक का अधिकार समाप्त हो गया। दूसरी विशेषता विलियम बेटिंग बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि नया पद सृजन किया गया। तीसरी विशेषता है बंगाल और मद्रास के पास में जो भी विधायी पावर थी, विधायी मतलब कानून बनाने की जो क्षमता थी, कानून बनाने के जो पावर थे, वो कहाँ आ गई है, अब बंगाल के पास में आ गई। एग्जाम्पल से समझो, राज्य जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इनके पास में जो कानून बनाने की शक्ति है वो केंद्र सरकार अपने पास में ले ले, तो वही दिक्कत हो जाएगी, केंद्रीकरण हो जाएगा। तो वो प्रोसेस स्टार्ट यहाँ से पीक पे चला गया था। फिर भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए
आमंत्रित किया गया कि आप भी सिविल सेवा परीक्षा दे सकते हो, ये प्रावधान यहाँ पे आया था बट लागू नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट है दास प्रथा, दास बनाए जाते थे, नौकर रखे जाते थे फ्री में, तो वो यहाँ से समाप्त कर दी गई। हालांकि धीरे धीरे आगे चलती है बट यहाँ पे प्रावधान तो आया था, तो दास प्रथा को भी यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। फिर कानून का संहिताकरण, कोडिफिकेशन, संहिताकरण का मतलब होता है कोडिफिकेशन, कोडिफिकेशन। अभी कोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, संहिताकरण का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, तो ये है ना, ये कानून है, उनको कोडिफाई किया गया है, यानी उनका संहिताकरण किया गया है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हो गई थी, तो इसकी शुरुआत है वो 1833 के अधिनियम में ही हो गई थी। भारत में जो भी कानून था उनको कोडिफाई करने के लिए। तो भारत में कोडिफिकेशन कब स्टार्ट हुआ है, तो भारत में जो कोडिफिकेशन है वो 1833 के कानून में हो गया था। इसके बाद में मैकाले समिति बनाई गई थी और मैकाले ने वो सजेस्ट भी किया था, भाई आप है वो काम करो और जो कानून है उनको कोडिफाई करो। इसके बाद में आईपीसी, सीआरपीसी आते हैं। तो आईपीसी कब आता है, तो 1833 के बाद का जो कानून है उसी के बाद में ये लागू होता है। मैकाले इसके लिए समिति भी बनाई जाती है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार लक्ष्मीकांत में देख लो क्या बातें लिखी गई है, सेम बातें लिखी गई। 1833 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम ने बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, हमने देखा अभी, जिसमें सभी नागरिक यानी कि जो सिविल की पावर होती है, जो 7 जो मिलिट्री की पावर होती है, सैन्य पावर, वो सारी इसमें आ गई। बंगाल का जीजीबी का मतलब होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसकी सारी पावर कहाँ आ गई है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये पद के पास में आ गई है। और क्या क्या पावर आई, सारी जो भारत में नागरिकों की पावर थी यानी सिविल पावर थी, सैन्य मतलब जो लड़ाई वड़ाई जो भी पावर थी, वो सारी पावर किसके पास में आई है, तो वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में सारी की सारी पावर आ चुकी है। इसके बाद में इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारत पे नियंत्रण था। क्या कहना चाहता है ये पॉइंट, यहां से समझो, ये इस टाइम का भारत है, ठीक है, ऊपर वाला ऐसे देखो, पाकिस्तान वगैरह सब शामिल है। तो पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कंपनी का यहाँ शासन था, ठीक है, कंपनी का यहाँ शासन था। तो पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण हुआ जिसका पूरे जहां जहां ब्रिटिश कंपनी का शासन था वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन है, जहां जहां कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वहां पर इसका शासन स्टार्ट किया गया। तो पहली बार जहां जहां ब्रिटिश का कब्जा था उसे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था और उसे ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत माना गया था। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, तो विलियम बेटिंग, जिन्होंने बैटिंग करी थी, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, इसने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों की विधायी का संबंधित पावर, मतलब जो कानून बनाने की पावर है बंगाल और बम्बई की, उनसे वंचित कर दिया है। अब कानून बनाने की पावर किसको दे दी गई है, वो बंगाल को दे दी गई है, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई है, विलियम बेटिंग को दे दी गई है। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए हैं। ये लाइन क्या कहती है, विधायिका मतलब होता है कानून बनाना। तो कानून बनाने के पूरे अधिकार किसको दे दिए गए हैं, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिए गए हैं। पूरे भारत के जहां जहां भारत में ब्रिटिश सरकार का रूल है वहां पे सारे अधिकार है वो इसको दे दिए गए हैं। इसके पहले जो कानून बनाए जाते थे उनको नियामक कानून यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, और इसके बाद में जो कानून बने उनको एक्ट या अधिनियम कहा जाता है। ये पॉइंट तो कोई खास है नहीं, ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद आएंगे। बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ क्या लिखा है, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त, जो व्यापार करते थे उसको समाप्त यहाँ पे कर दिया है। अब ये विस्तृत प्रशासनिक निकाय बन के रह गई है। अब ओनली ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड काम करेगी, ओनली प्रशासन का काम करेगी। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राज का ही उसके अधिकारियों के विश्वास के तहत रहेंगे। यानी कि कंपनी अगर काम भी कर रही है तो वो कैसे, नाम मात्र में काम कर रही है, एक कठपुतली की तरह काम कर रही है, जैसा ब्रिटिश सरकार बोलेगी वैसा उसको काम करना होगा। तो ये वो एक कठपुतली की तरह काम कर रही है। चीज समझ में आ रही है कि वो एक कठपुतली की तरह काम कर रही है, उनका कोई हकीकत में वजूद नहीं है, कोई ऐसे वर्चस्व नहीं है, बस एक कठपुतली की तरह वो काम कर रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर नेक्स्ट है 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली परीक्षा की आयोजन की शुरू किया।
मतलब इन्होंने क्या किया था, ओपन परीक्षा होनी चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा है वो पहले कैसी होती थी, पहले अंग्रेजों के लिए थी, तो इन्होंने कहा था खुली ओपन में परीक्षा होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम होना चाहिए। इसमें कहा गया था कि भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय, रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा, कि भारतीयों को भी भाई रोजगार दे दो। बाद में विरोध किया तो इस पद जो प्रावधान था इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये बात लिखी गई है 1833 के अधिनियम में। क्या इसमें कोई पॉइंट टफ है, क्या इसमें कोई समझ में नहीं आने वाली बातें है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसानी से समझ में आ रही है, ठीक है भाई, आसानी से समझ आ रही तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है 1853 का अधिनियम। ये भी कौन सा अधिनियम है? ये भी चार्टर अधिनियम है, 1853 का अधिनियम, ठीक है। बात करें 1853 के अधिनियम, तो अब आते हैं 1853 का अधिनियम, चार्टर अधिनियम। इसके प्रावधानों के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें 1853 की अधिनियम की चार्टर, जो 1853 का जो चार्टर अधिनियम है उसके प्रावधानों की सबसे पहले बात करें तो क्या क्या प्रावधान देखने को मिले थे। अभी तक हमने क्या देखा था, 1813 देखा, जिसमें क्या किया, कंपनी के पास से सारे जो एकाधिकार वगैरह थे वो छीन लिए, ठीक है, एकाधिकार छीन लिए थे, चाय और चीन तक सीमित रखा, सारे एकाधिकार उनसे छीन लिए थे, केवल चाय और चीन को छोड़ के। बट 33 में आके चाय और चीन भी छीन लिए इनसे। 13 में चाय और चीन थे, 33 में आए ये दोनों भी छीन लिए। 13 में एक चीज़ हम देख रहे थे, ये चीज़ 93 से देखते आ रहे हैं, 20 साल बाद में फिर से एक्ट आएगा और 20 साल को आपको राज करोगे। आप क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये कहना चाह रहा हूँ जब 93 में अधिनियम आया तब इनको बोला गया था कि भाई 20 साल तक आप राज करो। 13 में फिर ये अधिनियम आया, फिर इनको बोला आप 20 साल तक राज करो। 33 में अधिनियम आया, फिर बोला गया आप 20 साल तक राज करो। ये 20 साल इनको बोला जा रहा है। बट 1853 में इनको ये नहीं बोला गया आप 20 साल तक राज करो। अब तक क्या हो रहा था, जब जब अधिनियम आता था तब तक इनको बोला जाता था कि आप 20 साल तक राज करो। 73 में आया, 73 से 93 आया, 93 से 13 आया, 13 से 33 आया। पर जैसे ही 33 से 53 पहुंचे, 53 में आके बोला गया आप राज तो करो, आप राज तो करो, बट कितने समय के लिए राज करो ये बात नहीं बोली गई, यानी कि अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या मतलब हुआ इस अनिश्चित समय का? इसका मतलब ये था कि अनलिमिटेड टाइम के लिए बोला गया है, नहीं, हम कभी भी आपसे राज छीन सकते हैं। अगर हमारा मन हुआ कि भाई आपको कल राज करने से हटाना है तो हम आपको आपकी कल भी हटा सकते हैं। अगर इनको यहाँ पे 20 साल का बोल देते तो 20 साल के लिए करना देना पड़ता। बट कंपनी ने ये बोला, कंपनी के सरकार ने ये बोला इनको आप भी रूल तो करो, आप भारत पे रूल तो करो, बट कब तक करना है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। जिस दिन हमारे दिमाग में आ गई कि कंपनी को हटाना है उस दिन हम कभी भी हटा देंगे। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार की मंशा साफ साफ झलक रही थी कि वो कंपनी को लंबा टिकना नहीं देना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि कंपनी है वो लंबे समय तक भारत पे राज करे। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने मंशा जारी कर दी थी कि भाई आप है ना अनिश्चित समय के लिए राज कर रहे हो, 20 साल वाला यहाँ पे प्रावधान नहीं लेके आए, हम जब चाहेंगे, हमारा जब मन होगा तब आपसे राज छीन लेंगे। तो ये बात कर रहे हैं हम 1853 के अधिनियम के प्रावधानों की। तो यहाँ पे पहला प्रावधान यही है, अस्थायी रूप से जारी रखा गया, अनिश्चित समय के लिए अस्थायी रूप से कंपनी के शासन को जारी रखा गया। जब शासन का मन करेगा, जब कंपनी को हटाने का मन किया करेगा किसका, सरकार का, तो वो हटा देगी। तो पहला प्रावधान आपको याद रहेगा, अनिश्चित समय के लिए अस्थायी रूप से पावर इनको दी गई थी। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट ये था यहाँ पे विधायी एवं कार्यकारी परिषदों को अलग अलग किया गया। क्या कहता है ये पॉइंट, यहाँ पर दो पॉइंट है, एक है विधायी एवं कार्यकारी परिषदों को अलग अलग किया गया। अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक बार ध्यान से सुनना। अब अगर क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम में तो इजी क्वेश्चन बनते हैं, ये उठा के पूछ लिया जाएगा राजनीतिक व प्रशासनिक, ये सॉरी व्यापार है यहाँ पे, राजनीतिक और व्यापारिक, राजनीतिक और व्यापारिक कार्य कब अलग अलग किए गए थे, और विधायी और प्रशासनिक कार्यों को कब अलग अलग किया गया था। एक एक्ट आया था हमारा
1784 का, वहाँ पर राजनीतिक कार्यों को और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था। राजनीतिक कार्य अलग होंगे, व्यापारिक कार्य अलग होंगे। 84 को याद करो, हमने बात करी थी द्वैध शासन की। क्या बात करी थी हमने? द्वैध शासन के बारे में बात करी थी। तो द्वैध शासन में क्या कहा था कि राजनीतिक कार्य अलग होंगे, व्यापारिक कार्य अलग होंगे। किसमें कहा गया था? द्वैध शासन में। तो यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है? वही तो बात की जा रही है ना कि राजनीतिक कार्य अलग, व्यापारिक कार्य अलग। और यहाँ पे किया जा रहा है विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य। राजनीति अलग पॉइंट हो गया, व्यापार अलग पॉइंट हो गया, बट यहाँ पे तो राजनीति के अंतर्गत भी विधायी अलग काम करेगा, प्रशासनिक यानी कि एग्जीक्यूटिव कार्य अलग होगा। तो ये कन्फ्यूजन आपको कैसे होगा? अगर प्रीलिम में पूछ लिया जाएगा कि ऐसा एक्ट कौन सा था जहाँ पर विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग अलग हो गए थे, तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे 1784 का था, 1853 का था। तो एक नोट करके लिख दो कि 1853 का एक्ट है, वहाँ पर विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग हुए थे, और जो 1784 का एक्ट है वहाँ पर राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग अलग हुए थे। ये नोट करके याद रखना, ये पॉइंट पूछी जा सकते हैं क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन आएगा फिर भी आप गलत कर बैठोगे बिकॉज ऑफ कन्फ्यूजन। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो क्या चीज़ डिस्कस कर रहे थे? पहला प्रावधान हमने देखा कि अस्थायी रूप से इनको शासन करने की ताकत दी गई थी। दूसरा पॉइंट हमने देखा क्या दिया? विधायी और कार्यकारी परिषद को अलग अलग कर दिया गया। विधायी यानी कि लेजिस्लेशन कार्य अलग हो गए, कार्यकारी मतलब प्रशासनिक मतलब एग्जीक्यूटिव, जैसे मोदी जी वगैरह हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, वो कार्यपालिका आते हैं। संसद वगैरह है वो लेजिस्लेटर है। तो इन दोनों के काम है वो अलग अलग कर दिए गए थे। यहाँ से इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। कौन सा अधिनियम है? 1853 का अधिनियम है। ये जो विधायी है ना, इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 6 मेंबर थे। विधायी कार्यों के लिए काउंसिल हुआ करती थी, विधायी काउंसिल, ठीक है, विधायी समिति थी। इसमें कितने मेंबर थे? इसमें 6 मेंबर थे। कहाँ कहाँ से आते थे? मद्रास से आ गया, बॉम्बे से आ गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, और एक वहाँ से आ गया, एक आ गया सीमांत प्रांत से, जो उत्तर प्रदेश वगैरह है, आगरा वगैरह, वहाँ से। फिर गवर्नर जनरल तो था ही। तो इस प्रकार से इसमें कितने मेंबर हुआ करते थे? 6 मेंबर हुआ करते थे। तो पहला पॉइंट याद रखोगे, पहला पॉइंट इसने अस्थायी रूप से विधायी जो कार्यकारी कार्य उनको अलग कर दिया है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, सिविल सेवा परीक्षा, ICS, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। जो हमने देखा था 1833 में प्रावधान लाया गया था कि सिविल सेवा परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी, बट वहां पर विरोध किया गया कि भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में मत लाओ। लेकिन 53 तक आते आते अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अगर भारतीयों को हमने प्रतिनिधित्व नहीं दिया, अगर हमने भारतीयों को सेवा में शामिल नहीं किया, तो भारतीय लोग हमें वहां पे शासन नहीं करने देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि भारत में शासन बना रहे, तो ये जो लोग होते हैं सिविल सर्वेंट, ये भारत के हो और हमारे साथ में काम करते रहे। इसलिए सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम भी कहा जाता था, क्योंकि ये होते भारतीय थे, भारतीय जो भी चीज़ें थी उनसे वाकिफ भी थे। काम किसके लिए करते थे? तो ब्रिटिशर के लिए करते थे। तो एक स्टील फ्रेम की तरह काम करते थे। तो ब्रिटिशर का मंशा यही थी कि वो ऐसा नहीं था कि भारतीयों को इक्वलिटी देना चाहते थे, बराबरी में रखना चाहते थे। नहीं, उनको पता है कि एक तो विरोध बढ़ जाएगा, तो विरोध को दबाना है तो भी उनको सिविल सर्वेंट बनाना होगा। साथ ही साथ में एक भाई उनको सपोर्ट चाहिए था भारतीयों से, तो सपोर्ट चाहने के लिए भी इन्होंने सिविल सेवा की शुरुआत करी थी। तो सिविल सेवा की शुरुआत कब से होती है? पहले 1833 में आता है, बट उसे लागू नहीं किया जाता है। विरोध करने के कारण वो समाप्त हो जाता है। तो उसके बाद में ये जो दूसरा एक्ट आता है, वहाँ पर भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल किया जाता है। कौन सा एक्ट है? 1853 का एक्ट है। याद रह जाएगा 1853 का एक्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 1853 के एक्ट की विशेषता क्या थी। पहली, अस्थायी जारी कर दिया उनके लिए, अस्थायी टाइम के लिए वो रहेगा। पहला पॉइंट, विधायी कार्यकारी चीज़ों को अलग अलग कर दिया। दूसरा पॉइंट, सदस्य कितने थे विधायी में, वो चीज़ें देख ली। फिर सिविल सेवा की शुरुआत कर दी थी, ICS, इंडियन सिविल सेवा की शुरुआत कर दी गई थी। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी कोई दिक्कत, कंप्लीट है यहाँ तक। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। बंगाल में एक नया पद सृजित किया गया था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर। कौन सा पद था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। तो ये भी पॉइंट एक याद रखना कि बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद सृजित किया गया था। एक बार किताब से देख लेते हैं।
1853 के चार्टर एक्ट। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम, जितने भी चार्टर अधिनियम पारित किए थे, चार्टर मतलब इनको जो कंपनी थी ना उनको बोला जाता आप इतने टाइम के लिए जाके रूल करो, तो वो चार्टर अधिनियम थे। तो ये चार्टर अधिनियम को जो श्रेणी थी ना उसमें ये अंतिम एक्ट था। ब्रिटिश सरकार ने जितने भी चार्टर अधिनियम पारित किए थे, कब तक ये स्टार्ट हुए थे? 1793 से हो गए थे। ठीक है, पहले रेगुलेटिंग था, 1793 में पहला चार्टर एक्ट आया, 1853 तक ये चला और ये लास्ट चार्टर एक्ट था। इसके बाद में कोई भी चार्टर एक्ट है वो नहीं आता है। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो पहली विशेषता थी इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया था। लेजिस्लेटिव कार्य अलग, एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य अलग, एग्जीक्यूटिव के कार्य अलग। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए थे। जो परिषद थी ना गवर्नर जनरल की, उसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए थे, जिसे विधान परिषद कहा जाता है या विधान पार्षद कहा जाता है। और ये जो परिषद थी उसे विधान परिषद कहा जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। तो क्या किया गया है? विधायी परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए हैं। इन पार्षदों को विधान पार्षद कहा गया और ये जो परिषद थी इसे विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। ये छोटी केंद्र के रूप में काम कर रही है, छोटी संसद के रूप में कार्य करती थी। जिस प्रकार से ब्रिटिश संसद कार्य करती थी उसी प्रकार से ये विधान परिषद है वो काम करती थी। ये कंफ्यूज करेगी, विधान परिषद आगे भी आएगी, सचिव की काउंसिल भी आएगी, गवर्नर काउंसिल भी बनती रहती रहेगी। तो ये सारे पॉइंट है वो एक जगह देके कंफ्यूज नहीं होना है। ये अलग अलग चीजें बनेगी, अलग अलग इस पे मेंबर जुड़ेंगे। तो हम बात करें अभी विधान परिषद की, जो कि गवर्नर की है। गवर्नर की विधान परिषद है, इसमें अभी कितने मेंबर जोड़े हैं? 1853 में इसमें 6 नए मेंबर जोड़े गए हैं। और ये भारतीय संसद की तरह, जो कि ब्रिटेन में संसद है ना, उसकी तरह ही कार्य करती थी, उसकी तरह ही इनमें प्रक्रिया अपनाई जाती थी, उसी की तरह इसमें जो लोग होते हैं वो भी काम करते थे। तो पहला पॉइंट यही था। बात करें दूसरे पॉइंट की, तो इसने सिविल सेवा जो परीक्षा होती थी उसके लिए खुली भर्ती के आयोजन किया गया। पहले क्या होता था? सिविल सेवा परीक्षा भारत में दिक्कतें आती थी, 1833 में आया वो लागू नहीं हुआ, तो ये खुली सेवा परीक्षा की शुरुआत यहाँ से कर दी गई थी और भारतीयों को बोला आप सिविल सेवा परीक्षा वो दे सकते हो। तो यहाँ से शुरुआत करी गई थी। उसके बाद में ये मैकाले समिति भी बनी थी 1854 में, जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए थी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया था। इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के कब्जे के तहत अधिकार, यानी कि कंपनी है वो शासन तो करेगी, बट किसके शासन में? जो अंग्रेज महारानी वगैरह है ना, उसके निगरानी में। वो जैसे बोलेंगे वैसे ही इनको काम करना है, उसके विश्वास पे। उसको लगता है कि हटाना तो हटा दो, उसको लगता है रखना है तो रखने दो, उसके तहत ही कार्य करेगी। ठीक है जी। और जो समय था वो निर्धारण नहीं किया गया था, कभी भी इसको उठा के फेंक दिया जा सकता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है? इसने प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया। केंद्रीय विधान परिषद मतलब गवर्नर की जो हमें काउंसिल है ना, ऊपर 6 मेंबर है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें कितने मेंबर जोड़े गए हैं? 6 मेंबर जोड़े गए। और पहली बार उसमें मेंबर को जो स्थानीय होते हैं, स्थानीय मतलब मद्रास से चुना गया है, बंगाल से, बंबई से, आगरा से, यहाँ से लोग चुने गए हैं। तो पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व कब दिया गया था? तो पहली बार जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें जो पहली बार जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो 1853 के अधिनियम में दिया गया था। यहां तक चीजें क्लियर हो गई आपको? यहां तक कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें थी, कोई कंफ्यूजन वाला नहीं था। यहाँ पे सिंपल सी बातें हुई थी। ठीक है, अब हम कल देखेंगे 1858 का अधिनियम। चाहो तो मैं 10 मिनट में इस चैप्टर को खत्म कर सकता हूं। ये देखो 1858 का अधिनियम उठाया, विशेषता क्या है? 10 मिनट में खत्म कर सकता हूं इसको, बट आपको दिमाग में बैठना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए इसमें क्या चीजें काम की है, क्या चीजें काम की नहीं है, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, वो सारी चीजें हो सकती है। अब देखो 1833 का अधिनियम है, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी की प्रीलिम में। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, लेकिन लेटेस्ट एक 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है 1833 के अधिनियम से। क्या पूछा गया था? 1833 के अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया था कि किस एक्ट के द्वारा, कौन सा अधिनियम है, किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के तहत बनाया गया था, इसका आपको आंसर देना था। और इसका आप आंसर मेरे को भी बताओगे।
कि कौन सा अधिनियम, यूपीएससी ने 2023 में प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर बताओ कौन सी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है, कौन से अधिनियम के तहत बनाया गया है, आंसर बताओ कमेंट में, बताओ उसका आंसर। यूपीएससी प्रीलिम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्या बताओगे, दूसरा ये बताओगे कि कौन सी अधिनियम के तहत विधायी और कार्यकारी परिषद के कार्यों को अलग किया गया है, कौन सा अधिनियम था जहां पर विधायी कार्यों को अलग किया गया है और कार्यकारी कार्यों को अलग किया गया, इसका भी उत्तर चाहिए मेरे को। लेजिस्लेटिव कार्य अलग, एग्जीक्यूटिव कार्य अलग, इसमें कौन सा अधिनियम आया है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बताओ, प्रशासनिक यानी कि राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य, इन दोनों को कौन से अधिनियम के तहत अलग अलग किया गया है, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, इसको भी कौन कौन से अधिनियम के तहत अलग किया गया है। चौथा क्वेश्चन, आप ये बताओ कि कौन सा अधिनियम था जहां पर कंपनी के जो शासन है उसे अनिश्चित काल के लिए बताया गया है, कौन सा ऐसा अधिनियम था जहां कंपनी का जो शासन था हर टाइम में 20 साल के लिए बढ़ाया जाता, बट एक अधिनियम था जहां पर अनिश्चित टाइम के लिए, कोई टाइम फिक्स नहीं दिया गया, उसके लिए बढ़ाया गया था, तो इसके बारे में बताओ। 4 क्वेश्चन है, क्या क्या है फिर से सुनो, 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। राजनीतिक कार्य, व्यापारिक कार्य कौन से एक्ट के तहत अलग अलग किए गए थे, तो पहला क्वेश्चन का आंसर दो। दूसरा, कौन सा एक्ट था जिसमें प्रशासनिक या और प्रशासनिक का मतलब होता है कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव और विधायी कार्यों को अलग अलग किया गया था। दूसरा, तीसरा, अनिश्चित समय के लिए कौन से अधिनियम में विस्तारित किया गया था। और चौथा क्वेश्चन यूपीएससी का ही है कि कौन से अधिनियम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया है। 4 क्वेश्चन के आंसर चाहिए मेरे को, कमेंट में चाहिए मेरे को आंसर, या टेलीग्राम में बताओ, कहीं पे भी इसके आंसर चाहिए। ओके, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।